पिछले 7 दिनों से संसद में हंगामा चल रहा है। कामकाज की अगर मैं बात करूं तो लोकसभा में सिर्फ 11% काम हुआ है, 11%। राज्यसभा में 23%। कामकाज रोकने के लिए कागज फाड़कर उछाले जा रहे हैं। पिछले हफ्ते राज्यसभा में मंत्री के बयान की कॉपी फाड़ी गई, आज लोकसभा में कागज फाड़कर उड़ाए गए हैं। लेकिन कामकाज ना होने की जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा है, कोई भी नहीं। सरकार से पूछिए तो कहेगी कि वो हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। विपक्ष से पूछिएगा तो जवाब मिलेगा कि वो भी चर्चा के लिए तैयार है। अब सब चर्चा के लिए तैयार है तो फिर सदन में कार्रवाई को कौन स्थगित कर रहा है या कौन रोक रहा है? आखिर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों चर्चा के लिए अगर तैयार है तो फिर हंगामा क्यों? क्यों रोज संसद के कामकाज पर खर्च होने वाले 14 करोड़ रुपए पानी की तरह बहाए जा रहे हैं? दिक्कत यह भी है कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे का समाधान मिलता हुआ तो नहीं दिख रहा है मुझे। क्या संसद का मॉनसून सत्र भी मॉनसून में होने वाली बारिश की तरह बह जाएगा? आज की हुंकार इसी मुद्दे पर, लेकिन आप पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। आपके माध्यम से आग्रह बैठिए। Nothing is going on record. Please adjourn to meet at 12 a.m. जो हमारी आवाज है उसे पार्लियामेंट हाउस में दबाया जा रहा है। राहुल जी, कौन किसकी आवाज दबा रहा है ये हिंदुस्तान की जनता आज टेलीविजन के माध्यम से देख रही है। सब कुछ टीवी पे आता है। अरे इनकी चोर की दाढ़ी में तिनका। कांग्रेस अपनी आवाज को विपक्ष की आवाज बता करके और विपक्ष की जो सकारात्मक आवाज है उसको भी जो है वो अगर जिस तरह से अगवा करना चाहती है, उसको हाईजैक करना चाहती है। क्या विपक्ष केवल हिंदुस्तान को दुनिया भर में बदनाम करने का काम कर रहा है? संसद में शोर शराबे के बीच जासूसी पर संग्राम आज सड़क तक पहुंच गया। पहले लोकसभा में कागज फाड़कर उछाले गए, आपके माध्यम से आग्रह बैठिए। फिर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी विपक्ष की पार्टियों को लेकर संसद के बाहर आए और जासूसी कांड को लेकर सरकार पर निशाना साधा। राहुल ने आरोप लगाया कि विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है, तो बीजेपी ने राहुल को थाने में शिकायत करने की चुनौती दी। यहाँ पे आज हिंदुस्तान का पूरा ऑपोजिशन आज यहाँ खड़ा हुआ है और हमें यहाँ आज क्यों आना पड़ा? क्योंकि जो हमारी आवाज है उसे पार्लियामेंट हाउस में दबाया जा रहा है। क्या हिंदुस्तान की सरकार ने अपने लोगों पर पेगासस हथियार का इस्तेमाल किया, हाँ या ना? राहुल जी, कौन किसकी आवाज दबा रहा है ये हिंदुस्तान की जनता आज टेलीविजन के माध्यम से देख रही है। उस समय आप विशेष सत्र बुलाना चाहते थे, आज वास्तविक सत्र चल रहा है, उसमें एक दिन कोरोना के ऊपर चर्चा नहीं। राहुल जी, हथियार डाल दिया गया है आपके फोन में, तो आप इतने दिन तक बैठे क्यों हुए? आपको पता है आपके फोन के अंदर हथियार है। आप हथियार निकालने के लिए फॉरेंसिक डिपार्टमेंट गए, आप पुलिस थाने में जाके हथियार निकालने के लिए FIR किया आपने। राहुल गांधी ने पूरे विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश की, लेकिन तृणमूल कांग्रेस ना तो राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आई, ना ही सुबह विपक्ष की बैठक में दिखी। लेकिन विपक्ष दलील दे रहा है कि ममता बनर्जी के दिल्ली में होने की वजह से तृणमूल के सांसद नहीं आ पाए। तृणमूल कांग्रेस का कोई रिप्रेजेंटेटिव कोई अभी आज नहीं दिखा यहाँ पे। टीएमसी क्यों नहीं आई? टीएमसी आज ममता जी के यहाँ दावत थी एमपीज की, इसलिए नहीं आए, वरना टीएमसी आप जानते सबसे आगे। आप सभी लोग यहाँ आए, तृणमूल कांग्रेस नजर नहीं आई। तो कोई तृणमूल कांग्रेस इन प्रिंसिपल है, चूंकि ममता जी हैं, उन लोगों के कुछ अलग कार्यक्रम है। टेक इट माई वर्ड, मैं कह रहा हूँ, दे आर विथ अस। उधर जासूसी कांड पर हंगामे की वजह से संसद के मॉनसून सत्र का 7वां दिन भी लगभग बिना किसी कामकाज के बीत गया। मॉनसून सत्र सिर्फ हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा, ये मान लेना चाहिए, ये हम सबको कबूल कर लेना चाहिए। और अगर ऐसा है तो फिर इसका जिम्मेदार कौन है?
इस पर बातचीत करने के लिए, हुंकार भरने के लिए अभिज्ञान प्रकाश, नेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट इस वक्त स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। रागिनी नायक प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, आपको दिखाई दे रही हैं। शांतनु गुप्ता लेखक हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय शर्मा प्रवक्ता हैं टीएमसी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक झा साहब प्रवक्ता हैं जेडीयू के, जुड़ चुके हैं। आनंद दुबे साहब प्रवक्ता हैं शिवसेना के, जुड़ चुके हैं। अब आपको मैं आगे समझाऊंगी कि क्यों शिवसेना भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। लेकिन सबसे पहले रागिनी, मैं आपसे शुरुआत करूंगी ये सवाल पूछते हुए कि बाधा कौन बन रहा है। अगर आपने सवाल पूछे हैं तो उस सवाल का जवाब क्यों नहीं लिया जा रहा है। बीजेपी ये कह रही है कि फोन में राहुल गांधी के हथियार है, तो शिकायत दर्ज क्यों नहीं करवाते हैं राहुल? रुबिका, भारतीय लोकतंत्र का एक मूल मंत्र है, द मोर यू स्वेट इन पार्लियामेंट द लेस यू ब्लीड ऑन स्ट्रीट। यानी कि संसद के भीतर जितना वाद विवाद और संवाद होगा, जितना राय मशवरे से समन्वय स्थापित करने का प्रयास होगा, उतना ज्यादा ही सड़कों पर से दंगा फसाद और किसी भी तरीके का द्वंद्व खत्म होगा। और कांग्रेस पार्टी इस मूल मंत्र में पूरा विश्वास रखती है। अब आपका बड़ा सवाल आता है कि भाई ये आखिर गतिरोध है क्यों? तो सीधा सीधा सा सवाल आज राहुल गांधी जी और विपक्ष के तमाम नेताओं ने एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूछा कि अगर एडजर्नमेंट मोशन सारे विपक्ष ने एकजुट होकर, लामबंद होकर मूव किया है, तो सरकार उस पर बहस क्यों नहीं होने दे रही? जनता से जुड़ा मुद्दा, देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा क्या देश की सरकार के लिए महत्वपूर्ण नहीं है? एक ऐसी सरकार जो लगातार विपक्ष को विरोधी और दुश्मन समझकर दरकिनार करने की कोशिश करती है, राय में, सुझाव में, सहमति में, सहयोग में विश्वास नहीं रखती है, उसके खिलाफ तो लामबंद होना पड़ेगा और जरूर होना पड़ेगा। और एक बात मैं जल्दी से जोड़ देना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार को थोड़ा सा अपने गिरेबान में भी झांक कर देखना चाहिए। पार्लियामेंट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट का डेटा ये बताता है कि 15वीं लोकसभा में यूपीए 2 के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी के संसद में गतिरोध के कारण, डिसरप्शनरी टैक्टिक्स के कारण 61% समय लोकसभा का खराब हुआ था, 66% समय राज्यसभा का खराब हुआ था। सुषमा स्वराज जी ने स्वयं कहा था, नेता विपक्ष थी लोकसभा में, कि संसद को रोकना भी एक तरीके की लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। अरुण जेटली जी को मत भूलिएगा, उन्होंने तो आर्टिकल ही लिख दिया था, डिफेंडिंग द इंडिफेंसिबल, और कहा था कि डिसरप्शन ऑफ पार्लियामेंट इज अ लेजिटिमेट टैक्टिक ऑफ द ऑपोजिशन, और काम ना होने देना भी संसद का काम है। तो जिनका दामन खुद ही दागदार है, वो दूसरों पर उंगली ना उठाए। और कृपया ये बता दें, नहीं, जेटली जी आपके लीडर हैं जिनको आप फॉलो कर रहे हैं, सुषमा स्वराज आपकी लीडर हैं जिनको आप फॉलो कर रही हैं, और वाद और विवाद में तो सिर्फ विवाद रह गया है, सिर्फ हंगामा रह गया है। परिचर्चा या चर्चा नाम की कोई चीज हो कहां रही है रागिनी? और मैं ये बहुत सीधा सवाल पूछ रही हूँ कि इसका जिम्मेदार कौन है? मैं जवाब इसकी जिम्मेदारी किसको लेनी होगी? मैं जवाब देती हूँ। संसद चलाने की पहली जिम्मेदारी सरकार की होती है। रूबिका, आप इतनी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको पता है एक पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर होते हैं, 2 डेप्यूटी भी हैं सरकार में। उनका काम है कि दूसरे दलों के साथ बातचीत करें। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जो सरकार नियंत्रित करती है, तो पार्लियामेंट कह रहे हैं कि वो बातचीत हुई नहीं, पहले वो ये भी निर्धारित नहीं कर पाई। क्या आप लोगों से सरकार ये भी निर्धारित नहीं कर पाई कि कौन से दिन कौन सा विषय चुना जाएगा? मैं ये जानना चाहती हूं। बात तो सुन लीजिए, मैंने सुन ली आपकी बात तो सुन लीजिए। क्या इस सरकार में जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, नहीं लोकसभा में, राज्यसभा में जो चाहता है कि बातचीत हो जाए, उन्होंने आपसे किसी तरह का संपर्क साधा कि नहीं साधा? ये जग जाहिर है कि उन्होंने आपसे बातचीत करने की कोशिश की, बता रही हूँ, समझाने की कोशिश की, पर आपने किया बहिष्कार। चाहे नहीं, सुनिए मेरी बात, जो चाहे सड़क पे बैठा हुआ किसान हो या संसद में बैठा हुआ विपक्ष हो, एडजर्नमेंट मोशन का क्या मतलब होता है पूछिए जरा आप, या आप ही बता दीजिए। अगर एडजर्नमेंट मोशन को मूव किया है विपक्ष ने और हम चाहते हैं कि पेगासस पे जो देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ तो फिर मल्लिकार्जुन खड़गे ने खत क्यों लिखा कि कोरोना पर चर्चा करनी है? वही बचता है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने खत लिखा था ना कि सत्र बुलाइए, हमको कोरोना पर बातचीत करनी है। रागिनी, मन में चोर होता है। मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ, आप नेक्स्ट सवाल पर जा रही हैं, मैं उस सवाल पे पहुंच रही हूँ, आप आगे वाले सवाल पर। अभिषेक झा, ठीक है रागिनी, अभिषेक झा, जिम्मेदारी सरकार पर है, चलने तो दीजिए। संसद को आप लोग चलने नहीं दे रहे हैं, जिम्मेदारी आपकी है, सरकार की है। अभिषेक झा, फोन कट गया लगता है। तो क्या
मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है अभिषेक झा? शांतनु, अभिषेक झा का फोन मेरे ख्याल से डिस्कनेक्ट हो गया। रागिनी कह रही है कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की है। आप लोग कॉन्फिडेंस पे ले लेते कि इस पर बातचीत हो जाएगी, जवाब दे दिया जाएगा, तो शायद संसद चल जाती। तरह के मुद्दे जो नॉन इश्यूज हैं उनको बड़ा कर संसद को या संसद के बाहर प्रक्रिया को रोकने की कोशिश करी जा रही है। और फाइनली जाके राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग लेते हैं, चाहे वो राफेल का केस हो, चाहे वो SC/ST लॉ हो या फार्म एक्ट के अगेंस्ट में देख रहे हैं। अब ये पेगासस भी ऐसा ही एक मुद्दा है। देखिए, संसद शुरू होने वाली है, हमने देखा है पिछले 1.5 साल में कैसे ही संसद बाधित रही है कोरोना के चक्कर में। एक अपने बिल्कुल प्रिय द वायर नाम के पेपर पे खबर छपा देते हैं और जानबूझ के, पता है सरकार कोरोना में बात करेगी, सरकार पता है पूरे विश्व ने सरकार का कोरोना में जो काम है वो सराहा है, उस पर बात होगी तो जो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने एक माहौल बनाया था ट्विटर पे, वो सारा ढह जाएगा। जो न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट के थ्रू उन्होंने जो माहौल बनाया था वो ढह जाएगा, तो सरकार आंकड़े रखेगी कि कैसे पूरे विश्व में उन्होंने एक अच्छा काम किया है। अब उसके चक्कर में आप एक फर्जी खबर ले आते हैं, और जो खबर है वो खुद कह रहा है कि ऐसा लगता है, उसमें कुछ नहीं। आप वो फिर एमनेस्टी के नाम से कही जाती है, एमनेस्टी खुद कह रहा है, एमनेस्टी का मालिक संसद में रख रहे हैं रोकी और आपको लग रहा है कि इस पर जाइए, बात पूरी कर लेने दीजिए। और आप उन्हें रोकती भी नहीं है। नहीं, गलत बात पूरी हो यहाँ से जिसके नाम पे कहा गया कि एमनेस्टी ने ये लिस्ट डाली, एमनेस्टी ने खुद कह दिया हम तो कह ही नहीं कि पेगासस की रिपोर्ट है, ये तो कोई लिस्ट है जो हमारे पास है। तो एक रूमर के बेस पे आप पार्लियामेंट इंस्टॉल कर देंगे, एक अफवाह के बेस पे, एक अफवाह के बेस पे कोई बेसिस नहीं है। राकेश जी कह रही है कि यूपीए में भाजपा की रोकती थी, तो तब मुद्दे क्या थे? कोलगेट। तब मुद्दे क्या थे? 2G स्कैम। वो मुद्दे थे जिनमें कैग की रिपोर्ट थी, कोई अफवाह नहीं थी, वायर पे छपा कोई आर्टिकल नहीं था, न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा कोई आर्टिकल नहीं था। तो आप उसकी जो कोलगेट और 2G स्कैम जो कैग की रिपोर्ट से आए थे उनकी तुलना कर रही है वो कि वो तब भाजपा ने रोकी तो हम भी रोक रहे हैं। तो मेरे ख्याल से वो कोरोना में सुनना नहीं चाहती हैं। कोरोना में जब सरकार अपने आंकड़े रखी उससे भयभीत है कांग्रेस, और इसलिए वो कोशिश कर रही है कि हल्ला गुल्ला करके ये 10-15 दिन निकाल दें और पूरी 30 सेकंड में जवाब दीजिए, फिर 30-32 बिल आने हैं, जो 30-32 बिल आने हैं वो पास ना हो पाए। ओके 30 सेकंड। देखिए शांतनु जी, 2G स्कैम भी अंततः कोर्ट ने कह दिया था कि जो उसमें नुकसान हुआ है वो नोशनल नुकसान है, वो कोई वास्तविक नुकसान नहीं है। तो अब भी आप जो बात कह रहे हैं उसमें ये पता चल रहा है कि आपने खामखा, जो कि आज भी सरकार, बीच में मत बोलिए, जो भी बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, मैं लगातार बोलती रहूंगी फिर आप बोल नहीं पाएंगे। मेरी बात पूरी होने दीजिए, बात पूरी होने दीजिए। एक तो भाजपा के समर्थक लेखक बनकर चैनल पर बैठ जाते हैं, ये भेड़ की खाल में भेड़िया बनकर लोकतंत्र को ही खाना चाहते हैं। ये भाजपाई लेखक कांग्रेस के ऊपर क्यों अटैक कर रहे हैं? भाई आप लेखक है ना, तो जरा शालीनता से बैठ जाइए और दूसरे की बात सुनिए। तो सरकार का रुख आज भी समाधान का नहीं है, व्यवधान का है, वरना अगर एडजर्नमेंट मोशन के ऊपर बातचीत होती। और आप ही के, अब आज पूछा रूपिका जी ने कि आखिर नेता को, किसके नेता थे? सुषमा स्वराज और अरुण जेटली, आप ही के नेता थे, भाजपा ही थे। तो उनकी बात को जरा समझ लीजिए कि व्यवधान करना भी एक तरह की लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। कम से कम अपने नेताओं की सीख ही मान लीजिए, क्योंकि जनता की व्यवधान डालना एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। अभिषेक झा, शांतनु जी 1 सेकंड रुकिए, रागिनी जी 1 सेकंड। व्यवधान डालना एक तरह की लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। अभिषेक झा जवाब दीजिए। और उसके बाद आप चाहते हैं कि ओके रागिनी जी, सुना रागिनी जी, थोड़ा शांत हो जाएंगी। अभिषेक झा, कांग्रेस की साथी प्रवक्ता थोड़ा व्याकुल कम रहेंगी तो मैं जवाब दे पाऊंगा। देखिए रूबिका जी, हम सब जानते हैं कि जनता के पैसों से जनता के लिए संसद चलती है, काम होना चाहिए ताकि जनता को उसका नुकसान ना उठाना पड़े। लेकिन हमारे विपक्ष के लोग संसद में अपनी बातें कम और सड़क पर अपनी बातें ज्यादा कहने में विश्वास रखते हैं। अभी कांग्रेस की साथी प्रवक्ता कह रही थी वाद विवाद और संवाद होना चाहिए संसद के अंदर। इनके वार्तालाप से तो साफ साफ दिख रहा है कि हम वाद और संवाद करना चाहते हैं और ये लोग सिर्फ विवाद करना चाहते हैं। और किसी भी मामले पर अगर इन लोगों की मतभिन्नता है सरकार के साथ, तो ये सारी चीजें तो हो सकती है ना।
फिर वही बात हो गई ना मैडम, आपने कह लिया, मैडम आपने कह लिया, मैं जानता हूं मैडम, आप विवाद में पड़ना चाहती हैं, आप विवाद बढ़ाना चाहती हैं, इस वजह से आपकी ये मंशा है। सरकार ने अपने देश के संवैधानिक पदों पर बैठे या हुए लोगों संसद के में ऊपर आपके इस नेताओं malware का को, इस्तेमाल किया है कि आपके नहीं एमपीज़ किया को जो बातें कहनी दो थी, छोटे-छोटे वो तो सवाल आप कह नहीं रहे हैं। अमित शाह आपके छुपे हिसाब हुए से घूम रहे हैं, प्रक्रिया क्या निकल है? आए कागज और जवाब फाड़ दे कर दें। फेंक रागिनी देना, जी बात पूरी करने दीजिए ना, पटल मैं पर कह चढ़ा रही हूँ दिया बात पूरी करने फैलाना, दीजिए, एक बार बात पूरी कर लेने दीजिए, मैं आपको पूरा मौका दूंगी। जैसे मैंने पहले 30 सेकंड रिबटल का मौका दिया, मैं वापस दूंगी। अभिषेक झा की ओपनिंग रिमार्क है, सुन लेते हैं। अभिषेक झा 30 सेकंड और बात खत्म कीजिए। मैं जी मैं कह रहा था कि इस तरह की परिपाटी जो विपक्ष के लोगों की तरफ से हमेशा की जा रही है, जिस तरह से ये लोग कागज उड़ा देते हैं, कागज फाड़ देते हैं, या इस तरह की अराजकता को फैलाना ये लोग अपना ध्येय समझते हैं, ये कहीं से उचित नहीं है। जब सरकार हर एक मामले पर इनसे बात करने को, सरकार के सभी एमपीज बात करने को जब संसद के अंदर तैयार हैं, तो इन लोगों को अपनी बात अभिषेक झा मुझे अब एक बात बताइए, ये जो पॉलिटिकल स्टंट है, मैं ये पहले भी पूछ चुकी हूँ, लेकिन चूंकि आप आज नए बैठे हैं दोबारा इसी चर्चा में, तो मैं आपसे पूछ लेती हूँ कि जब साज को आज नहीं तो जांच से क्यों आप परहेज कर रहे हैं? करवा दीजिए जांच। अच्छा रूबिका जी, जांच एक विषय है, लेकिन आप ये बताइए ना कि इनका जो रिजल्ट है, अगर हम जांच करवा दें और जांच में ये बातें अगर सामने आ जाए कि भाई ऐसा कोई मामला नहीं है, तो भी ये संतुष्ट नहीं होंगे। देखिए मामला ये है ना कि कोई इंसान अगर सोया है तो उसको जगा सकते हैं रूबिका जी, लेकिन ये लोग तो सोने का नाटक कर रहे हैं ना। अगर हम लोग जांच कर भी लेते हैं और सारी चीजें सामने आ भी जाती हैं, मैं आऊंगी, आप जवाब दीजिएगा, मैं आपको जवाब देने का मौका दूंगी, लेकिन संजय शर्मा, आनंद दुबे, अभिज्ञान प्रकाश, मैं चाहती हूँ पहले ब्रेक से पहले ये तीनों अपनी अपनी बात रख ले, उसके बाद मैं आऊंगी। आनंद दुबे जी, भाई आपकी तरफ से तो सीधे तौर पर कह दिया गया है, खासकर वो भी तब जब ममता बनर्जी यहाँ मौजूद हैं दिल्ली में, वो एक तीसरे मोर्चे को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। आप कह रहे हैं उद्धव ठाकरे जो हैं वो नेता हो सकते हैं आने वाले कल के बड़े नेता तो हैं ही। खैर रूबिका जी सादर प्रणाम। जी सर। रूबिका जी, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यदि सरकार महत्वपूर्ण है तो साथ ही साथ विपक्ष भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्या संसद भवन के अंदर हम बचपन से एक मुहावरा सुनते आए हैं कि हमारी बातें नहीं मानी जाएंगी तो हम सड़क से संसद तक जाएंगे। सड़क पर आप हमें यह बोलकर घेर लेते हैं कि हम अराजक हैं, और संसद में आप हमें बोलने नहीं देते यह कह के कि हम बहुत ही कमजोर हैं, हमारी संख्या बहुत कमजोर है। आपकी संख्या बहुत ज्यादा है। आप मुझे बताइए कि अगर मामला देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा है तो क्या विपक्ष आप पर सवाल नहीं पूछेगा? क्या कोई जांच कमेटी नहीं बैठनी चाहिए? तो रही देखिए, आपका जो डिबेट ही है ना कि विपक्ष को उसके बोलने की आजादी नहीं है। पहले दिन नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि विपक्ष को भी हमें सुन लेना चाहिए, लेकिन उन्हीं के 300 से ज्यादा सांसद उनकी बात न सुनने को तैयार हैं और न तो कुछ कहने को तैयार हैं। अब रही बात आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब की, तो आप मुझे बताइए, जिस तरह इस 1.5 वर्षों में कोरोना काल में महाराष्ट्र की सरकार आदरणीय उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में काम की है, क्या वह राज्य के साथ साथ देश का नेतृत्व नहीं कर सकते? जिस दिन देश को जरूरत पड़ेगी, एक एक शिवसैनिक और शिवसेना के एक एक कार्यकर्ता देश में अपनी जान देने के लिए भी तैयार रहेंगे। और रही बात प्रधानमंत्री की, आनंद जी, देवेगौड़ा जी आप कह रहे हैं कि भावी नेता हो सकते हैं। यहाँ ममता बनर्जी लोगों को आपस में जोड़ने की कोशिश कर रही है, खासकर विपक्ष के नेताओं को। अभी सोनिया गांधी से मुलाकात करके बाहर आई है, सुनते क्या कह रही हैं वो। The political situation in general, and also we discuss about Pegasus to COVID situation, and also we discuss about the unity of the opposition. So all we discuss, it was a very good meeting, positive meeting. I think the positive result must come out in the next future. In 2018 also you had proposed such a fund. In 2018, you met Sonia Gandhi and proposed that all opposition should be united against BJP. Did you propose the same today also? देखिए, बीजेपी को हराने के लिए सबको एक होना जरूरी है। हम अकेला कुछ नहीं है, सब एक साथ में मिलके काम करना पड़ेगा। हम थोड़ा लीडर है, हम तो कैडर है, हम तो रोड का, हम तो स्ट्रीट का आदमी है।
अरे बोलने दो ना, अरे लेट हर स्पीक। प्रधानमंत्री ने कहा कल भाजपा के सांसदों को कि अब जनता के बीच जाइए और दादा, बताइए तो पेगासस का रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा है गवर्नमेंट? पेगासस को रिप्लाई तो देना चाहिए। ये तो जनता नहीं जानना चाहता है। जनता को जानने के लिए सबसे ज्यादा लोकसभा होता है, जो पब्लिक कौन सा हमारा पार्लियामेंट है, राज्यसभा है। अगर लोकसभा राज्यसभा में पॉलिसी डिसीजन नहीं अनाउंस होता, अगर डिस्कशन नहीं होता, तो कहाँ पे चर्चा होगा? ये चर्चा चाय पे दुकान में नहीं होता है, ये चर्चा पार्लियामेंट में होता है। ममता बनर्जी सोनिया गांधी से मुलाकात करने के बाद बाहर आई मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा वही बातें जो अनौपचारिक तौर पर उन्होंने कही थी, अब औपचारिक तौर पर कह दी। जब उनसे पूछा गया कि आप क्या चेहरा हो सकती, तो उन्होंने कहा मैं वीआईपी नहीं हूं, मैं एलआईपी हूं, यानी मैं वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं, मैं लीस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन हूं। लेकिन अगर बीजेपी को हराना है तो सबको साथ मिलकर काम करना होगा। संजय शर्मा प्रवक्ता हैं टीएमसी के, हमारे साथ यहाँ इस डिबेट शो में हिस्सा ले रहे हैं। संजय शर्मा जी, इसके माने क्या है कि कल को अगर उद्धव ठाकरे चेहरा होते हैं आपके इस तीसरे मोर्चे का, तो ममता बनर्जी सपोर्ट करेंगी? देखिए, ऐसा है, दीदी का स्पष्ट कहना है कि 2024 के जो चुनाव आने वाले हैं, इन चुनाव में देश को बचाने के लिए भाजपा की सरकार को हटाना जरूरी है। और उस हटाने की जो प्रोसेस है, उसमें सभी राजनीतिक दलों को, जो भाजपा के और उनके विचारधारा के विरोधी हैं, जो देश के विभाजनकारी नीतियां देश में लाने वाली भाजपा के विरोधी हैं, वो सारे लोग एक जगह आए और एक जगह आने के बाद आगे का प्लान ऑफ एक्शन तय हो, आगे का रास्ता तय हो, कैसे हम इन फासिस्टों के हाथों से सत्ता को वापस ले और भारत को मुक्त करें इनके हाथों से, उसकी योजना बने। फिर चाहे कोई नेता हो, दीदी ने स्पष्ट कहा है मैं एक फाइटर हूं, मैं स्ट्रीट फाइटर हूं। और दीदी की सादगी और फाइट करने की जो उनकी आदत, जो उनकी हैबिट है, यही वो चीज है जो हमें आस जगाती है कि देश को इन विच्छिन्नतावादी शक्तियों से हम मुक्ति दिला पाए। फाइटर है उद्धव ठाकरे, स्ट्रीट फाइटर है कि नहीं है वो? उद्धव ठाकरे एक नेता है, महाराष्ट्र में शिवसेना के अध्यक्ष है, नेता है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, वो भी एक योद्धा है। सभी लोग मिलकर, क्या कहा गया, संघे शक्ति कलयुगे। अब कलयुग में वो समय आ गया है कि देश की सभी राजनीतिक पार्टियों को, जो भाजपा और आरएसएस के विचारधारा के विरोधी हैं, उनको एक मंच पर आना होगा और देश को, देश की कंपनियों को बेचने वाली सरकार को, मुझे याद है, मुझे वो दिन भी याद है जब मंच पर आप लोग सब साथ थे। ममता दीदी भी थी, सोनिया गांधी भी थी, मायावती भी थी, और वो बहुत खूबसूरत तस्वीर थी एकजुटता की। फिर क्या हुआ? अभिज्ञान, मैं इसलिए आपसे शुरुआत कर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत आसान शब्दों में इस बात को समझना भी चाहती हूँ और दर्शकों तक इस समझाइश को पहुँचाना भी चाहती हूँ कि यहाँ जिम्मेदारी किसकी है। दोनों की अगर है तो किसकी ज़्यादा जिम्मेदारी है? और ख़ासकर पेगासस को लेकर सरकार कह रही है जांच कैसे करे, कहाँ है सबूत? अरे कुछ तो भारी बेस होना चाहिए। विपक्ष ये कह रहा है कि नहीं, हमें पूरा यकीन है कि ये हुआ होगा, तो आप जांच कीजिए। दो पॉइंट्स है एकदम, जैसे आपने पूछा स्पष्ट। देखिए, कोई भी गवर्नमेंट ऑफ द डे सरकार की ही जिम्मेदारी होती है संसद को चलाने की, ठीक है, ये परंपरा है और इससे आज की सरकार अलग नहीं है। अब दिक्कत क्या है कि विपक्ष जो है वो अड़ा हुआ है। कल भी मैंने कहा कि पार्लियामेंट्री डिबेट्स को जो है, उसके शानदार बहस मैंने खुद तमाम घटनाओं में सुनी है, जिसने इतिहास को बनाया है भारत की राजनीति के, उसको इनसिग्निफिकेंट कर दिया गया है। इससे मुझे बहुत तकलीफ हो रही है और इसके लिए तो दोनों जिम्मेदार हैं। तो सरकार को भी अपनी तरफ देखना पड़ेगा और विपक्ष को भी ये समझना होगा कि अगर उसको जवाब संसद में मिलते हैं जो कि इतिहास के रिकॉर्ड्स में दर्ज होंगे, तो वो ज्यादा बेहतर है। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आते हैं जासूसी के विषय पर। जासूसी के विषय पर अब ये स्पष्ट है कि भाई सरकार कह रही है कि ऐसा कोई मसला हमारे पास नहीं है, तो किसी न किसी को कोई ना कोई तरीके से
इसको साबित करना पड़ेगा कि हाँ ये मसला है, क्योंकि बार बार कहा जाता है, मैंने कल भी आपको उदाहरण दिया था इंदिरा गांधी के युग से फॉरेन हैंड का, कि विदेशी ताकतों का एक हाथ होता है, तो ये हाथ क्या अभी तक ऑपरेट कर रहा है, ये अदृश्य हाथ? तो फिर इसके लिए फिर सरकार पर उनस आता है कि वो स्पष्ट करके बता दे कि भाई ये कोई इशू नहीं है। अब जब अभिज्ञान सरकार ये कह रही है कि नहीं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, आईटी मिनिस्टर ये कह रहे हैं, कह रहे हैं कि चलो भाई संवाद कर लेते हैं, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो अब सवाल ये उठता है रागिनी नहीं, उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई जासूसी हुई नहीं है। वो तो मना कर रहे हैं बार बार। मैं सुन रहा हूँ। हाँ, मैं जवाब देती हूँ, मैं आपको जवाब देती हूँ। हाँ, तो देखिए जो अश्विनी वैष्णव हैं हमारे, आप मुझे सुन पा रही हैं रूबिका? बिल्कुल। क्या मैं कनेक्टेड हूँ? हाँ बिल्कुल कनेक्टेड है आप रागिनी। तो देखिए अभी के आईटी मिनिस्टर है, उन्होंने संसद में क्या कहा? उन्होंने कहा कि द यूज ऑफ पेगासस डज नॉट अमाउंट टू सर्वेलेंस। सीधा सा सवाल पूछा आज राहुल गांधी जी ने, क्या स्पाईवेयर पेगासस नाम का खरीदा है मोदी सरकार ने, हाँ या ना? क्या इस सरकार ने इस्तेमाल किया है उस स्पाईवेयर का संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों पर और संवैधानिक संस्थाओं पर? इसका सीधा जवाब कब दिया है? क्या गृह मंत्री या प्रधानमंत्री एक बार संसद पटल पर आकर इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते हैं? क्या उनकी आत्ममुग्धता और उनका पद आज लोकतांत्रिक परंपराओं से ज्यादा बड़ा हो गया है? अगर फ्रांस की सरकार राफेल पर जांच करवा सकती है, फ्रांस की सरकार पेगासस पर भी जांच करा सकती है, हमारी सरकार, हम नहीं कह रहे हैं कि आप एमनेस्टी पर विश्वास करिए, वायर पर विश्वास करिए, आप इस देश की न्यायिक प्रक्रिया पर विश्वास करिए और एक जांच करवाइए। जांच तो छोड़ दीजिए, बहस नहीं करना चाहते। जब पूरा विपक्ष एक मुद्दे पर बहस की मांग कर रहा है तो क्यों बहस नहीं हो सकती? ये बड़ा सवाल है। और क्या विपक्ष ने ये कहा कि हम कोरोना पे, महंगाई पे, किसानों पर बहस नहीं करना चाहते? ये तो सारे वो मुद्दे हैं जिनके ऊपर विपक्ष एक साथ खड़ा हुआ है। बहस कैसे? पन्ने तो फाड़ दिए जा रहे हैं, पन्ने फाड़ कर उछाल दिए जा रहे हैं। बहस हो तो कैसे हो रागिनी? संविधान को ही कागजी शेर ना बना दिया जाए, ये इसकी कवायद है। आपको संसद के कुछ पन्नों की फिक्र है, यहाँ संविधान ही अरे आप संसद में बात ही नहीं करने दे रहे हैं तो बात कैसे हो पाएगी? मेरा ये सवाल है भाई, सवाल पूछा है तो जवाब क्यों नहीं सुन रहे हैं? आप बहस का मुद्दा जो विपक्ष चाहता है उस पर बहस कराइए, हम जरूर करेंगे। शांतनु गुप्ता कर दीजिए, एक दिन पेगासस की बहस, एक दिन कोरोना की बहस, एक दिन महंगाई की बहस, पर मोदी जी के मन के हिसाब से बहस होगी क्या इस देश में? क्योंकि वो प्रधानमंत्री नहीं, तो फिर मोदी ये कहेंगे कि विपक्ष के मन के हिसाब से बहस होगी क्या? किसानों की बात भाई आप दोनों ही अगर ये कहेंगे कि नहीं हमारे हिसाब की होगी, इनके हिसाब की नहीं होगी, तो फिर बीच में पिस गई जनता। नो संवैधानिक लोकतांत्रिक संसदीय प्रक्रिया है ये कि अगर विपक्ष मांग करता है तो सरकार बहस कराती है। सरकार बहस से क्यों डर रही है? मोदी जी की दाढ़ी में तिनका है क्या? मोदी जी के मन में चोर है क्या? तो बहस और जांच से क्यों डर रहे हैं? दूध का दूध, पानी का पानी क्यों नहीं होने देना चाहते? रागिनी, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये यहाँ पर बात यहाँ तक आ चुकी है कि कुछ छुपाया जा रहा है, तो राहुल गांधी को जो बीजेपी चैलेंज कर रही है, जो बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव चैलेंज कर रहे हैं, वो उस चैलेंज को कबूल कर ले कि अगर आपके फोन में हथियार हैं तो आप जाइए फोन सौंप दीजिए, जांच हो जाएगी, क्लैरिटी आ जाएगी। मतलब आप चाहती हैं कि देश के जो चुनाव आयुक्त रहे हैं उनके भी फोन की फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए। देश की जो आप चुनाव आयोग की रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो बगैर जांच के कैसे पता चलेगा? नहीं, उनके भी फोन की जांच होनी चाहिए। तो बगैर जांच के कैसे पता चलेगा? बैठे हुए सारे लोगों के फोन की जांच होनी चाहिए। अरे भाई वो आकर कहेंगे तो उनका फोन भी मांगा जाएगा। जांच कराएं। चुनाव आयुक्त ने आकर कहा, नैतिक जिम्मेदारी रागिनी, चुनाव आयुक्त ने आकर ये कहा कि मेरे फोन की जासूसी हुई। केवल अब ये किसने कहा? किसने कहा आकर? राहुल गांधी ने आकर कहा ना, उनको पूरा यकीन है। कोर्ट मूव करूं मैं, रागिनी, फॉरेंसिक जांच मैं तो ये कह रही हूँ आपको सरकार को एक्सपोज करना है, सरकार के झूठ को, सरकार जो भी गड़बड़ी कर रही है उसको एक्सपोज करना है। तो उसके लिए भाई कुछ तो करना पड़ेगा ना, चुगाने के लिए खाली बयानबाजी थोड़ी चलेगी। 10 लाख का सूट खरीदने के बैठे रहे, 8,500 करोड़ का प्लेन खरीदने के लिए समय निकाले, लेकिन देश के सवालों पर जांच नहीं कराएंगे। मैं आपकी सारी बातों पर हामी भरती हूं। आप मुझे इसका मैं ये कहती हूँ जांच नहीं होगी तब तक पता कैसे चलेगा? फोन की जासूसी, अगर मैं कह रही हूँ कि मेरे फोन की जासूसी हुई है, इसमें कुछ गड़बड़ है, तो ये फोन में सौंपूंगी ना, तो राहुल गांधी फोन सौंपेंगे।
मैं ये सवाल पूछ रही हूँ, बीजेपी आपसे ये सवाल पूछ रही है। राहुल गांधी ने और भी एक बात कही है रूबिका, राहुल गांधी ने कहा है कि ये सिर्फ उनके फोन का मसला नहीं है, इस ये देश राहुल के गांधी ने बहुत कहा सारे है। लोग, बाकी बहुत सारे लोग अभी सामने नहीं आए हैं और इसीलिए मैं राहुल गांधी पर टिकी हुई हूँ। सुनिए ना, सुनिए, अरे आप कमाल की बात कर रही हैं। देश, आप ये कह रही हैं कि सरकार की कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं है, सारी जिम्मेदारी राहुल गांधी की है। मैं जो कह रही हूँ, मुझे पता है मैं क्या कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ चुनाव आयुक्त का फोन अगर सर्विलांस पर रखा गया, उनकी जासूसी की गई, तो चुनाव आयुक्त आए, बाकियों के नाम जिनका जिक्र हो रहा है वो आगे आए, खुद अश्विनी वैष्णव आगे आए कि हाँ मेरे फोन की जासूसी हुई है। सामने कौन आया? राहुल गांधी आए। हम कर लेंगे। नहीं, राहुल गांधी आए ना, उन्होंने, उनको पूरा यकीन है ना, आईबी ने उनको फोन करके बताया ना। हाँ, बस जरूर कर देंगे, बस मैं ये जानना चाह रही थी। शांतनु, सुनिए सुनिए सुनिए, रविशंकर प्रसाद इसी संसद पे खड़े होकर 2019 में स्वीकारते हैं कि पेगासस ने 121 लोगों के व्हाट्सएप को कॉम्प्रोमाइज किया है। मेनका गांधी भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं, अपनी ही सरकार से सवाल पूछती हैं 2021 में 24 मार्च के दिन कि क्या स्पाईवेयर का इस्तेमाल हमारे देश में हो रहा है। आप विपक्ष की मत सुनिए, अपने नेताओं की तो सुन लीजिए। कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं है सरकार की। देखिए, कानूनी लड़ाई अलग है और राजनीतिक नैतिक लड़ाई अलग है। मैं चाहती थी कि उस सवाल का जवाब मुझे मिले कि राहुल गांधी का अगला स्टेप क्या होगा। वो सवाल का जवाब आपने मुझे दे दिया। अब मुझे शांतनु से पूछने दीजिए। हाँ भाई शांतनु, ये बताइए, जब रविशंकर प्रसाद, अरे जांच कैसे होगी? जांच के लिए कुछ तो हाथ में होना चाहिए ना। बाकी तो कोई आया नहीं। राहुल गांधी आए कि मेरा फोन हुआ है, सर्विलांस, इसकी जासूसी हुई है, तो वो फोन देंगे कि नहीं देंगे? ईडी के छापे मारकर खाली हाथ, जो ईडी के छापे मारने के लिए क्या हाथ में होता है जो खाली हाथ आ जाते हैं सारे नेताओं के घर से? नहीं, अभी इतने सारे पत्रकारों के दफ्तरों में छापे मारे गए। आप इतनी बड़ी प्रवक्ता हैं, आपको इतना तो पता है। मोदी जी के आंसर कैसे पता लगेंगे? कैसे पता लगती है? डिस्क्रिपेंसी रस्सी होती है, इसीलिए सारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को नचाते रहते हैं मोदी जी। भाई अपनी सुविधा के शांतनु गुप्ता कुछ कहना चाह रहे हैं, रागिनी, और अपने आप को शांतनु गुप्ता कुछ कह रहे हैं, आप सुन लीजिए। शांतनु गुप्ता, देश में अगर आप अखबार पढ़ें, छोटे बड़े सब मिलाकर रोज एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी निकलती है। अगर हर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे जांच बिठा दी जाए, सबको पार्लियामेंट में डिबेट करा जाए, तो फिर तो हमारा देश चल लिया। देखिए, पार्लियामेंट में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसमें आप डिबेट कर सकते हैं। आप स्टार क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप अनस्टार्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप प्राइवेट मेंबर बिल ला सकते हैं। अब राहुल गांधी कुछ नहीं करते हैं। राहुल गांधी की 17वीं लोकसभा में अटेंडेंस मात्र 50% है। अखिलेश यादव की 36% है। सोनिया गांधी की 44% है। संसद का ये इस्तेमाल कभी नहीं करते हैं क्योंकि इनको संसद में तो रहना नहीं है, बस संसद ना चले। उसके लिए क्या है, अपने किसी मनपसंद पेपर में, वायर में, ऐसे में एक खबर छपवा देंगे जिसका आधार नहीं है। आप क्वेश्चन पूछिए, आप पार्लियामेंट चलने दीजिए, उसमें एक स्टार क्वेश्चन लगाइए, आप स्टार क्वेश्चन पूछिए, अपना स्टार क्वेश्चन पूछिए, स्टार क्वेश्चन डालिए, मेहनत करनी पड़ती है। एक दिन में 5 स्टार क्वेश्चन डाल सकते हैं, 5 अनस्टार क्वेश्चन डाल सकते हैं। लेकिन जब आप संसद में नहीं आएंगे तो आप देश का पूरा विपक्ष इस मुद्दे पर बहस चाहता है, आप केवल उस मुद्दे पर बहस नहीं कराने पर अड़े हुए हैं। क्या ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है? रागिनी कह रही हैं कि आप दिन डिसाइड कर लीजिए कि इस दिन आप चर्चा करेंगे कोरोना पर, इस दिन आप चर्चा करेंगे ऑक्सीजन पर, इस दिन आप चर्चा करेंगे पेगासस पर। अभिषेक झा, ये दिन क्यों नहीं मुकर्रर कर दिए जाते हैं? एडवाइजरी कमेटी का काम था, जो नहीं किया इस सरकार ने किया ही नहीं। रूबिका जी, एक बहस हो रही है संसद में, थोड़ा शांत हो जाइए मैडम। रूबिका जी, एक बहस संसद में हो रही है, दूसरी बहस यहाँ आपके टीवी चैनल पर हो रही है। आप देख लीजिए कि कांग्रेस की हमारी प्रवक्ता साथी कितनी व्याकुल है कि मुझे लगता है कि पूरे डिबेट में 80% ऑफ द टाइम वही कह रही हैं। धैर्य थोड़ा हो कि दूसरी की भी बात को वो सुन ले। रहा सवाल कि आप तब से कह रही हैं कि हमारे हिसाब से बहस क्यों नहीं है, हमारे हिसाब से बहस क्यों नहीं। और संसद विपक्ष के हिसाब से चले तब आप संतुष्ट हो, ये कोई बात हुई है। और आपने जहां तक जांच की और राफेल के मुद्दे को छेड़ा, रूबिका जी आप जानती हैं कि सुप्रीम कोर्ट से इस पूरे मामले पर क्लीन चिट 2 बार मिल चुकी है कि जांच के लायक कोई तथ्य यहां पर है नहीं। उसके बावजूद क्या हमारा विपक्ष इससे संतुष्ट हुआ? विपक्ष के लोगों ने लगातार इस पर क्वेश्चन उठाया, यानी कहीं ना कहीं आपको सुप्रीम कोर्ट के भी फैसले पर भरोसा नहीं। अगर राहुल गांधी जी को लगा ना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इट इज अरे भाई आपकी जैसी जीपीसी नहीं है ना। देख लीजिए ना, सुप्रीम कोर्ट के सारे तथ्यों को देखा था। मैं अभी आपको पढ़कर सुनाती हूँ, रुक जाइए। ये बहुत बार आप लोगों का झूठ है ना, ये ऐसे ही चलता रहता है। आप देखिए ना, ये
अरे ये आपके चिल्ला देने से सच या झूठ में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। आप अपने हिसाब से बातों को कहेंगी तो इसका ये जरूरी थोड़ी है कि भाई हमने जो कह दिया वही सच है। आप जेपीसी की बात नहीं कर रहे, आपके समय जब जेपीसी बनी थी ना तो विपक्ष के लोगों ने इसका बॉयकॉट किया और आपने खुद को ही क्लीन चिट दे दी। मतलब बिल्ली खुद दूध पीती है और बिल्ली खुद मान लेती है कि दुनिया में हमें किसी ने भी। अभिषेक झा रागिनी अभिषेक झा अपनी बात रखेंगे। अभिषेक झा अपनी बात रखेंगे। अभिषेक झा राफेल के मामले में। हाँ, अभिषेक झा रोज पे रोज मैं वही कह रहा हूँ रुबिका जी, आप जेपीसी का गठन नहीं करते। अभी जेपीसी में होता यह है कि सभी दलों के लोग उसमें होते हैं। आपके कांग्रेस की तरह जेपीसी की बात नहीं है। उस वक्त जब आपके सरकार थी और तब जब जेपीसी बना था तो सिर्फ उसमें आपके ही लोग थे, विपक्ष ने बॉयकॉट किया था और आपने खुद को ही क्लीन चिट दे दी थी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर भी सवाल उठाकर आप लोग अपनी मंशा जाहिर करते हैं कि देश के सर्वोच्च न्यायालय पर भी आपको भरोसा नहीं है। आपको हो सकता है फ्रांस पर, इटली पर भरोसा हो रहा हो। हमारा देश हमारे कानून और हमारे संविधान के हिसाब से चलता है। रागिनी जी, आप अच्छा, मुझे ऐसा लगता है रुबिका जी अच्छा, राहुल गांधी के टेलीफोन देने के मामले में रागिनी जी ने कहा कि वो टेलीफोन देंगे। प्रक्रिया पता है, टेलीफोन देने के पीछे उनका एक और डर भी होगा। अगर वो टेलीफोन दे देंगे तो ये भी तो मालूम चल जाएगा ना कि राहुल गांधी जी की विदेशों में किन लोगों से और कैसी बातें होती हैं कि इस तरह की स्क्रिप्ट उनकी पार्टी की तरफ से, चाहे वो टूल किट का माध्यम हो, उसकी तरफ से संसद के अंदर एक बनी हुई स्क्रिप्ट हो, आप सुनेंगी नहीं तो सवाल का जवाब कैसे देंगे? आप लगातार बोले चली जा रही हैं। एक सेकंड रुक जाए ना, आप सुन लीजिए। वो आप पर कुछ आरोप लगा रहे हैं, उन आरोपों का जवाब कैसे देंगी अगर आप नहीं सुनेंगी तो? आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, हमें भी रुबिका जी ये लोग सुनना ही नहीं चाहते हैं। रुबिका जी ये लोग सुनना ही नहीं चाहते हैं। आप समझिए रागिनी जी कांग्रेस की प्रवक्ता है और उन्होंने इस परिपाटी को साबित किया है कि सुनने को तैयार नहीं है। आप नहीं तैयार सुनने को। अरे राहुल गांधी जी टेलीफोन देंगे अपना, राहुल गांधी जी टेलीफोन देंगे तो उनके मन में एक डर होगा ना कि उनके भाई विदेशों के जो कनेक्शन से जहां से उनको फीडबैक्स मिलते होंगे बहुत सारे, वो भी सारे उजागर हो जाएंगे ना। इस बात का भी डर उनके अंदर होगा। तो आप अगर आरोप लगाते हैं कि भाई हमारे फोन की टेपिंग हुई है तो आपको देने में क्या दिक्कत है भाई? आप दीजिए ना, आप दीजिए ना। ये जो बाढ़ आई हुई है उसमें अपने प्रदेश को बचा लीजिए। आपने अपना चरित्र दिखा दिया रागिनी जी, आपने फिर अपना राजनीतिक चरित्र दिखा दिया। आप अनाप बोलती रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप विपक्ष की प्रवक्ता होकर विपक्ष की नीयत को दिखाती हैं कि किस तरह से आप लोग सुनने में तो विश्वास ही रखते हैं। आप जब सुनेंगे ही नहीं तो आपको जवाब कहां से मिलेगा? अरे देश का दुर्भाग्य है, संसद का दुर्भाग्य है, ऐसे नेता और विपक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं। दुर्भाग्य है ऐसी पार्टी का कि ऐसे लोग उनको आकर टीवी पर रिप्रेजेंट करते हैं। आप अपने पॉलिटिकल एंगल को साधने के लिए कितना भी चिल्ला लीजिए रागिनी जी, देश की जनता राहुल गांधी को नॉन सीरियस पॉलिटिशियन के रूप में लेती आई है। आप किसी को कुछ भी कह लें, देश की जनता उनको विपक्ष के नेता के रूप में मानती ही नहीं है। अगर उनमें तनिक भी गंभीरता होती तो इस तरह के बयान उनकी तरफ से नहीं आते। आप चर्चा कर रही थी राफेल के मुद्दे पर, राहुल गांधी जी को कोर्ट में सार्वजनिक यहाँ आप एक दूसरे पर फट रहे हैं गुस्से में, और उधर अमरनाथ गुफा में बादल फटने की खबर आ गई। रागिनी जी प्लीज, बुरी खबर है। अभिषेक झा एक सेकंड आप भी रुक जाइए। गुफा के आसपास बहुत भारी तबाही है। बीएसएफ और सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने उनके कैंप को नुकसान हुआ है। अभी तक किसी की जान के नुकसान की खबर नहीं है, बस शुक्र इस बात का है। लेकिन ये देखिए बादल फटा, ये तस्वीरें आ रही हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी न्यूज पर इस वक्त आप देख रहे हैं। और आप वो डिस्ट्रेस में जो विसल ब्लो करते हैं उसे भी सुन पा रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर पास ही में बीएसएफ, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस का कैंप था। तो जैसे ही बादल फटा फौरन वहां पर एक दूसरे को सूचित कर दिया गया और बहुत सी जान बच गई। आसिफ कुरैशी मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। ये तस्वीर आप इस वक्त एक्सक्लूसिवली एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। आसिफ, और क्या डिटेल्स हमारे पास? रुबिका देखिए, अब से तकरीबन 1 घंटा पहले ये बादल फटने की घटना अमरनाथ गुफा के पास हुई है। अमरनाथ गुफा के पास कामी पॉइंट के पास बादल फटने से जो बारिश सैलाब आया था वो पानी कैंप के तरफ आया था, जो अमरनाथ गुफा की सुरक्षा के लिए यहाँ पे तैनात सीआरपीएफ, बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों का कैंप था।
उसकी तरफ काफी तेजी से ये पानी आया है, जिसमें कैंपों को तो थोड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन बादल फटते ही सब लोग सतर्क हो गए थे और एक दूसरे को सतर्क कर दिया गया था, जिसके चलते जान का नुकसान नहीं हुआ है। पुलिस का ये कहना है कि जैसे ही बादल फटने की घटनाएं हुई, जो कि क्विक रिएक्शन सुरक्षा बलों का यहाँ पे था, एक दूसरे को जल्दी से आगाह कर दिया गया और उनको पानी के रेले से दूर कर दिया गया। लेकिन क्योंकि पानी काफी ज्यादा मात्रा में ऊपर से आ रहा था, तो उसकी चपेट में कैंपों में कुछ टेंट और कुछ जो स्ट्रक्चर थे वो आए थे, जिनको नुकसान पहुंचा है। और पुलिस का ये कहना है कि क्योंकि इस समय अमरनाथ यात्रा जो है उसमें आम लोगों की भागीदारी नहीं है, आम तीर्थयात्री यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, इसीलिए जान माल का कोई नुकसान ज्यादा नहीं हुआ है। लेकिन अगर अमरनाथ यात्रा चल रही होती तो काफी ज्यादा नुकसान यहाँ पे हो सकता है। लेकिन पुलिस ने यह भी कहा है कि गुफा जो है वो सुरक्षित है, गुफा पर कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। गुफा के पास कामी पॉइंट पर ये बादल फटने की घटना घटी है, जिसमें सुरक्षा बलों के कैंप्स और कुछ अन्य स्ट्रक्चर्स को नुकसान पहुंचा है, लेकिन जान का कोई नुकसान नहीं हुआ है। रुबिका, अभी वहां पर क्या हालात है आसिफ? देखिए, अभी भी पूरे इलाके में काफी घने बादल है, बारिश हो रही है और लगातार जो है पानी बह रहा है। लेकिन बादल फटने के बाद अभी फिलहाल बादल फटने की कोई और घटना नहीं घटी है। लेकिन मैं बता दूं कि मौसम विभाग ने आपसे थोड़ी देर पहले एबीपी न्यूज से बात करते हुए उन्होंने इस बात की चेतावनी जारी कर दी है सभी इलाकों में, खासतौर पर पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए, कि अगले 48 घंटे सुबह और शाम भारी बारिशें हो सकती है, जिसके चलते नदी नालों में पानी ज्यादा आ सकता है और कुछ इलाकों में बादल फटने की घटनाएं भी हो सकती हैं। क्योंकि उनका ये कहना है कि पिछले कुछ समय से जो तेज तापमान हुआ था, जो तापमान पहाड़ी इलाकों में काफी ज्यादा बढ़ा था, जिसमें कारगिल में 38 डिग्री का टेम्परेचर भी पार कर गया था, उसके साथ मॉनसून के बादल मिल जाने से ये जो सिचुएशन बनी है, जिसके चलते भारी मात्रा में जो पानी आएगा, उन्होंने कहा कि मौसम विभाग ने साफ बोल दिया है कि ये पानी लगातार नहीं बहेगा। किसी भी टाइम 10 मिनट 15 मिनट रही हूँ कि ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है। और एक और तस्वीर आ गई है एबीपी न्यूज पर। इस वक्त एक और तस्वीर आप देख रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीर है जब बादल फटने के बाद हालात थोड़े बेहतर हुए। ये देखिए, तेज बहाव में बहता पानी आपको नजर आ रहा होगा, आसपास आपको वो तमाम जो कैंप्स है वो दिखाई दे रहे होंगे। नुकसान पहुंचा है लेकिन जान का नुकसान नहीं हुआ है, ये एक अच्छी बात है। लेकिन वहां पर जो बीएसएफ और सीआरपीएफ के टेंट्स लगे हुए थे वो सब उखड़ गए हैं, वो तंबू सारे उखड़ गए हैं। लेकिन फिर आपको बता दूं कि एक दूसरे की मदद करते हुए ये विजुअल्स ये समझा रहे हैं कि क्योंकि वहां पर एहतियात पूरी तरीके से बढ़ता जा रहा था, इस बात का ख्याल था, बीएसएफ, सीआरपीएफ और जम्मू पुलिस के जो जवान थे उनको इस बारे में ट्रेनिंग दी जा चुकी है, माफ कीजिएगा, इनको वो ट्रेनिंग मिली होती है। और यही वजह है कि जब इस तरीके के हालात होते हैं तो कैसे रिएक्ट करना है, कैसे ऊंचे इलाकों की तरफ भागना है, ये हुआ और इसीलिए किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। ये देखिए, ये जो आवाज आप सुन रहे हैं ये इशारा है, ये अलर्ट है, ये सिग्नल है कि अभी भी हालात ठीक नहीं हुए हैं, क्योंकि पानी देखिए तेज बहाव में इस तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। अमरनाथ गुफा की वो तस्वीरें हमने दिखाई थी जहां बादल फटा, इसकी वजह से गुफा के आसपास भारी तबाही हुई। बीएसएफ, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस के कैंप को नुकसान हुआ। अभी तक किसी की जान के नुकसान की खबर नहीं है। अभी भी घने बादल उन इलाकों में छाए हुए हैं, बारिश अभी भी हो रही है। लेकिन जब बादल फटा था उसी वक्त की ये तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। यहीं पर वो कैंप थे। उसके बाद लोगों को सुरक्षित जगह पर, जवान सुरक्षित जगह पर पहुंच चुके हैं, लेकिन जो उनके कैंप्स थे उनको भारी नुकसान पहुंचा है। अमरनाथ गुफा के बिल्कुल ऊपर का ये इलाका है जहां पर बीएसएफ, सीआरपीएफ और जम्मू पुलिस के कैंप थे। गनीमत और अच्छी बात ये कि अमरनाथ गुफा में अभी यात्रियों को जाने की इजाजत नहीं है। अगर यहां पर यात्रियों का जत्था होता तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है।
क्लाउड बरस तो ऊपर ना क्लाउड बरस जगह छोड़ेगा एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।